गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है जल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 14 है आपका जल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सभी सजीवों को तथा जीव जंतुओं को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि लगभग सभी शारीरिक क्रियाएं जल के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पृथ्वी तल पर लगभग 70% भाग जल है, जिसमें अनेक महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें आदि सम्मिलित होती हैं। आगे चलते हैं। जल एक प्राकृतिक स्रोत है, तो जल हमें प्रकृति ने दिया है, इसलिए जल को एक प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। जीवन यापन हेतु जल की आवश्यकता। तो जीवन को जीने के लिए, बिताने के लिए हमें जल क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, आइए चलिए देखते हैं। सजीवों के साथ साथ मनुष्यों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें जल की आवश्यकता केवल जीवित रहने के लिए नहीं, अपितु जीवन के विभिन्न कार्यों को करने के लिए भी होती है। जैसे सजीवों में जल, मानव शरीर 65% जल पाया जाता है, हाथी के शरीर में 70% जल होता है, एवं केचुए व आलू में 80% जल होता है, तथा टमाटर के अंदर 95% जल पाया जाता है। सभी सजीव अपनी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जल का बहुतायत उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति खाना खाए बिना 2 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना वह 1 हफ्ते तक भी जीवित सही से नहीं रह सकता। आगे देखते हैं। यदि मानव शरीर में सामान्यतः जल स्तर से 20% घट जाए तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। वैद्युत शक्ति के लिए जल किस प्रकार जरूरी है। तो वैद्युत शक्ति के निर्माण में जल का उपयोग किया जाता है। वैद्युत शक्ति केंद्रों में जल को भाप में बदलने के लिए कोयला व अन्य ईंधन को जलाया जाता है। भाप ऊर्जा का उपयोग वैद्युत बनाने वाली मशीनों को चलाने के लिए भी किया जाता है, तथा जल का उपयोग टरबाइनों को चलाने, जो वैद्युत निर्माण के लिए जनरेटर चलाती हैं, इसमें भी किया जाता है। इस प्रकार जल हमारे लिए उपयोगी है। घर का जल, घर में साफ सफाई करने हेतु, कपड़े धोने, नहाने तथा घर की गंदगी को दूर करने के लिए हम घर में भी जल का उपयोग करते हैं। कारखानों में जल का उपयोग, कारखानों में कई प्रकार से जल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में फलों व सब्जियों को रखने से पहले उन्हें जल से साफ किया जाता है, तथा एयर कंडीशनरों व सभी फैक्ट्रियों में जल का उपयोग होता है। कारखानों में जल का सबसे ज्यादा उपयोग धुलाई में किया जाता है। आगे देखते हैं, सिंचाई के लिए जल। तो सिंचाई के लिए जल क्यों जरूरी है। लोग मुख्यतः उन क्षेत्रों में फसल उगाते हैं जहां वर्षा के जल की अधिकता होती है, लेकिन सूखे क्षेत्रों में पर्याप्त फसल उगाने के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। जल के द्वारा कई पौधों के बीज स्थानांतरित भी होते हैं। जब ये बीज जल में गिरते हैं तो तैरते हुए दूर निकल जाते हैं और पौधों की विभिन्न प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती हैं। आगे देखते हैं, मनोरंजन के लिए जल। लोगों ने झीलों, नदियों व समुद्रों के निकट कई मनोरंजक क्षेत्र बनाए हैं। वे जल के खेलों का आनंद लेते हैं, जैसे कि तैरना, मछली पकड़ना, जल यात्रा करना आदि। लोग झीलों की सुंदरता, झरने व लहरों का भी आनंद लेते हैं। आगे चलते हैं, आवागमन में जल। जब लोगों ने नाव को बनाना सीखा तो उन्होंने यातायात व जल व्यापार के लिए नदियों व झीलों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने बड़ी नाव बनाकर समुद्रों के पार नए टापुओं व नए व्यापारों के रास्तों की खोज की। आज लोग बड़ी व भारी वस्तुएं जैसे मशीनें, कोयला, अनाज आदि के स्थानांतरण में जल परिवहन के ऊपर ही निर्भर हैं। आगे देखते हैं, जल के मुख्य स्रोत। तो जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है।
चलिए देखते हैं। जल हमें कुएं, नदियां तथा पानी की टंकियां, झीलें आदि जल के मुख्य स्रोत हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लेकिन ये सभी स्रोत वर्षा से जल प्राप्त करते हैं, अतः जल का मुख्य स्रोत वर्षा ही है। नदियां एवं झीलें, नदियां, झीलें, तालाब आदि संसार के कुल जल स्रोतों का 2.6% ही विद्यमान है। यह शुद्ध जल है जो पीने, सिंचाई करने व अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं। बहुत से शहर जो जल के लिए नदियों पर निर्भर करते हैं, नदियों के किनारे स्थित हैं। नदी में जल की मात्रा भूमि पर हुई वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। नदियों में जो जल बहता है वह बर्फ की उस मात्रा पर जो पर्वतों से पिघलती है। ऊंचे पर्वतों की बर्फ बड़ी नदियों की स्रोत है। सूखा पड़ने पर नदियों के जल का तल नीचे गिर जाता है, जिससे शहर को उपयुक्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। कुछ तालाब या छोटी झीलों में पानी एकत्रित होता है, जबकि नदियों पे हम बांध बनाते हैं तथा इसके पीछे संग्राहकों में जल एकत्रित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा जल को सही पूर्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं भूमिगत जल। तो भूमिगत जल क्या है? वे शहर जो नदियों व झीलों से दूर होते हैं भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। वर्षा का कुछ जल मिट्टी द्वारा भूमि के अंदर रिसता जाता है, जो मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाता है तथा जल की परतों के रूप में कठोर चट्टानों में चला जाता है। यह हमें भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। यह भूमिगत जल पौधों द्वारा वृद्धि एवं विकास करने के लिए प्रयोग में आता है तथा मनुष्य द्वारा कई दैनिक कार्यों को भी इसके द्वारा किया जाता है। भूमिगत जल हमारा शुद्ध होता है क्योंकि ये मिट्टी से होकर गुजरता है और मिट्टी हमारी एक प्राकृतिक शोधन है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक फव्वारे के रूप में भूमि के तल से जल बहाव को झरना कहते हैं। झरने का पानी को छानकर साफ किया जाता है, जो कि प्राय ठंडा होता है। कुछ झरनों का पानी गर्म भी होता है। फिर है आपका महासागर। संसार के कुल जल स्रोतों का 97.4% जल महासागरों में पाया जाता है, जो कि हमारा अनुपयोगी जल है। अधिक मात्रा में लवण पाए जाने के कारण यह जल बहुत ज्यादा खारा होता है। महासागरों के जल में लगभग 3.5% घुलनशील लवण होते हैं। इसी कारण से समुद्रों का जल स्वाद में खारा होता है। फिर है आपका जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? सूर्य की ऊष्मा के कारण नदियों और झीलों तथा तालाबों का जल स्रोतों का जल निरंतर क्या होता रहता है? वाष्पीकृत होता रहता है, यानी कि भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है तथा कुछ टाइम बाद सूर्य की किरणों के कारण जब हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ती है और वर्षा होने लगती है तो वही जल वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। इस प्रकार एक जल चक्र चलता रहता है तथा हमारे आसपास का जो जल है उसका स्तर बना रहता है और इसमें जल की हानि भी बहुत कम होती है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। पौधे भूमि से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं तथा इसमें से कुछ जल का प्रयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण भी करते हैं तथा जंतु जल का उपयोग पाचन तथा शारीरिक क्रियाओं में करते हैं। इसके अतिरिक्त जल मल, मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकलकर फिर से प्रकृति में चला जाता है। यह जल पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है और वर्षा द्वारा फिर वहां से पृथ्वी पर आकर गिरता है। इसे ही जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र के महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो देखते हैं। जल का अवशोषण तथा संघनन मौसम की व्यवस्था तथा जलवायु को नियंत्रित करता है। समुद्रों का जल ऊष्मा की तीव्रता को अवशोषित करके पृथ्वी की अनुकूल रूप से गर्म करता है। जल चक्र के कारण वर्षा द्वारा जल का वितरण दूर दराज के क्षेत्रों तक होता रहता है। आगे चलते हैं। जल की विभिन्न अवस्थाएं। तो जल की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। नदियां, झीलें, महासागरे
आदि से मिलने वाला जल द्रव में होता है। पर्वतों की ऊंचाई पर बहुत ठंडे क्षेत्रों में जैसे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में बहुत सा जल जम जाता है जो कि ठोस अवस्था कहलाती है द्रव की, और वायु में जल वाष्प के रूप में यह गैस अवस्था में पाया जाता है। आगे चलते हैं। जल के अणु हमेशा गति करते रहते हैं। जल की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि अणु कितनी तेजी से गति करते हैं। बर्फ में आसपास अणु होते हैं तथा लगभग वह सभी गतिहीन होते हैं। द्रव में कुछ दूरी पर होते हैं, लगभग स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और गैस में अणु बहुत ज्यादा दूर होते हैं जो कि बहुत तेज गति करते हैं। आगे चलते हैं। जल की कमी। आजकल मानव की बढ़ती जनसंख्या के द्वारा जल के अधिकतम उपयोग से पूरे संसार के लिए जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि इसके लिए जल को प्राप्त करने, व्यवस्थित करने व बचाने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गए तो जल की कमी का संकट हम सबके सामने आ जाएगा। जल की कमी के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि भारी रूप में बढ़ रही जनसंख्या तथा दूसरा कारक वनों की कटाई है और प्रकृति का जल चक्र का बिगड़ना है। वनों की कटाई से जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे कि कुएं, झरने, तालाब नष्ट होते जा रहे हैं और कभी कभी सिंचाई के लिए उपयुक्त जल भी नहीं उपलब्ध होता है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वार्षिक वर्षा भी अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्र में वर्षा कम तथा कुछ क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण देश के कुछ भागों में सूखा पड़ जाता है तो कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ जाती है। पीने का जल मुख्यतः कुएं व नहरों से प्राप्त किया जाता है। कुओं से पानी निकालने के लिए ये जरूरी है कि यह गहराई से प्राप्त किया जाना चाहिए। लोगों द्वारा जल का दुरुपयोग व जल प्रदूषण एक समस्या है। जल प्रदूषण से जल पीने योग्य नहीं रहता तथा जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसका दुरुपयोग व प्रदूषण न हो तथा पेड़ पौधों की हरियाली को हम सतत बनाए रखें। तो जल का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं? जल के सदुपयोग को जल संरक्षण कहते हैं। जल को सही प्रकार से उपयोग में लाकर हम जल को बचा सकते हैं। नदियों को मिलाकर, बाढ़ को नियंत्रित करके, वर्षा के जल को इकट्ठा करके, सिंचाई में जल संरक्षण उपकरणों का प्रयोग करके, घरेलू उपयोग में हो चुके खराब जल को पुनः कारखानों के लिए उपयुक्त बनाकर, पहाड़ों के ढाल के चारों ओर बांध बनाकर तथा घरों में जल संरक्षण के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे वर्षा जल के संरक्षण से आंगन में पानी बिखेर कर साफ करने की अपेक्षा एक झाड़ू व पोछे से साफ करें। टॉयलेट में जल की अत्यधिक हानि ना करें। नहाने के लिए फव्वारे का उपयोग ना करें। जल की पाइपलाइन को लीक होने से बचाएं। बहती टोटी में बर्तन साफ न करें। बहती टोटी में दांत साफ व शेविंग न करें। फिर है आपके सीवर के अपशिष्ट। द्रवयुक्त अपशिष्ट जो घरों व कारखानों से आते हैं, नालों व सीवरों में बहते हैं। सीवरों में न केवल जब बल्कि कई पदार्थ जैसे मल, मूत्र, क्षार तथा कई रासायनिक पदार्थ घुलनशील रहते हैं। घरों व कारखानों से अपशिष्ट जल नलियों में बहता है। वह व्यवस्था जिसमें घर व कारखानों का अपशिष्ट जल बहता है उसे सैनिटरी सीवेज सिस्टम कहते हैं। यह नगर पालिका द्वारा पूरे शहर में बिछाई जाती है। अधिकतर सीवरों का जल झीलों, नदियों व समुद्रों में मिलता है जिसके कारण कई बीमारियां होती हैं जैसे कि मलेरिया। सीवरों को इनमें बहाने से पहले निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सीवर जल को किसी जल स्रोत में मिलाने से पहले उसका उपचार करना चाहिए। नालियों की व्यवस्था ढकी हुई रहती है क्योंकि खुली नाली व्यवस्था में जल रुक जाता है। इसमें मच्छर पनपने लगते हैं और पर्यावरण को गंदा करते हैं। नालियों को भूमि के नीचे दबाया जाना चाहिए, ना कि जमीन के ऊपर खुले रूप में छोड़ देना चाहिए। जल अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से हानियां। तो जल मात्रा पर प्रभाव। तो जब जल के अंदर अपशिष्ट पदार्थ आकर मिल जाते हैं तो उसके जल की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जल गंदा हो जाता तथा पीने योग्य नहीं रहता है। आगे देखते हैं। जलीय पौधों व जीवों में प्रभाव। अपशिष्ट पदार्थ के मिलने से जल की स्वच्छ मात्रा नष्ट होती जा रही है। इससे जल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ता है जिसका प्रभाव जलीय जीवन पर पड़ता है। फैक्ट्रिया व
कारखानों से कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो जहरीले होते हैं और एक बड़े क्षेत्र में जलीय जीवन को नष्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषित जल का स्वास्थ्य पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायरिया, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस आदि। सीवर का उपचार। सीवर के हानिकारक अपशिष्ट को छानकर पुनः स्वच्छ जल या अलग करने के लिए सीवर प्रणाली केंद्र बनाए जाते हैं। इसके बाद इसे नदियों में बहाया जाता है। सबसे पहले सीवर के कचरे को छन्नी से होकर गुजारा जाता है, जैसा कि बताया जा रहा है और यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया है। वह बड़ी वस्तुओं जैसे पत्थर, ठोस व कणों से मिलकर बनी होती है। इस क्षनित द्रव को एक स्थिर टंकी में डाला जाता है, जहां अन्य घुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और जम जाते हैं, जिसे कीचड़ कहा जाता है। यह जल पुनः दो तरीकों से छाना जाता है। पहला है आपका स्लज चालन, दूसरा है सरंद फिल्टर। तो स्लज चालन में द्रव को स्थिर टंकी में डाला जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवी रहते हैं जो सीवर के अपशिष्ट को हानि रहित करते हैं। फिर है सरंद फिल्टर। इस विधि में स्थिर टंकी से सीवर के अपशिष्ट को एक छन्नी से गुजारते हैं, जिसमें उपस्थित पत्थर व कंकड़ इसमें उपस्थित अशुद्धियों को छान देते हैं। इन पत्थरों से होता हुआ जल नीचे टपकता है, फिर एक एक घूमते हुए पाइप में जाता है। अब सूक्ष्म जीव सीवच में उपस्थित पोषकों को ग्रहण कर लेते हैं तथा कुछ समय बाद जल टंकी की तली से बाहर निकलता है, जिसे नदी या समुद्र में बहने दिया जाता है। इस प्रक्रिया में भी स्लज बनता है, जिससे दूसरी स्थिर टंकी में छान दिया जाता है। दोनों विधियों में बनने वाले स्लज को एक बड़ी व बंद टंकी में एकत्रित करके इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोगाणु पर क्रिया करते हैं और मीथेन बनाते हैं, जो कि ईंधन की तरह इस्तेमाल की जाती है। शेष ठोस पदार्थ को अलग करके इनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जैसा कि इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। वर्षा जल संग्रह। जल समस्या को दूर करने के लिए वर्षा का जल एक उत्तम विधि है। साधारण शब्दों में वर्षा का जल इमारतों व घरों की छतों से वर्षा द्वारा सीधे एकत्र करना चाहिए या एकत्र करने की एक विधि है। घरों व कारखानों दोनों की छतों पर यह विधि उपयोग की जा सकती है। वर्षा द्वारा एकत्रित जल को सीधे इस्तेमाल में लिया जा सकता है या भूमि जल के संपर्क में भी लाया जा सकता है। आगे चलते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य तो देखते हैं। बेटा, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल जीवन का बहुउपयोगी तत्व है, इसी कारण यह सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत है। जल के बहुमूल्य संसाधन नदियां, झीलें, झरने व तालाब हैं। भूमि के तल पर तथा भूमि के नीचे जल वर्षा व बर्फ से आता है। जल जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग सिंचाई, कारखानों, वैद्युत शक्ति बनाने आदि में किया जाता है। मानव शरीर में 65% जल पाया जाता है। संसार के कुल जल स्रोतों का केवल 3% जल स्वच्छ है, जो कि उपयोगी है। संसार का लगभग 70% क्षेत्र महासागरों से घिरा है, जिसमें भूमि का जल 97% है। जल के दुरुपयोग तथा प्रदूषण के कारण संसार के सामने जल की कमी का संकट है। यह समस्या गंभीर हो सकती है यदि इसे प्राप्त करने, बचाने तथा व्यवस्थित करने के लिए उचित उपाय न किए जाएं। जल 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव तथा गैस। भूमि पृष्ठ पर तथा भूमिगत दोनों के लिए जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। वर्षा के असमान वितरण के कारण लोगों को बाढ़ व सूखे की समस्या झेलनी पड़ती है। नालियों से आने वाले पाइपों की वह व्यवस्था जिसमें सीवर व जल के अपशिष्ट बहते हैं, सैनिटरी सीवेज सिस्टम कहलाता है। अशुद्ध जल से बीमारियां होती हैं, इससे जल की मात्रा घटती है तथा जलीय पौधे व जीव भी मर जाते हैं। जल समस्या को दूर करने के लिए वर्षा जल संग्रह एक उत्तम विधि है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत जल भाग
है। तो पृथ्वी पर लगभग 70% जल भाग है। भूमि जल की प्राप्ति की जाती है कुएं से, वर्षा से, तालाबों से या नदियों से। तो भूमि जल की प्राप्ति वर्षा से की जाती है। मानव शरीर में 65% जल पाया जाता है। जल के मुख्य स्रोत हैं नदियां, झीलें, कुएं। ये सभी सिंचाई करने व इस्तेमाल करने योग्य जल नहीं होता। समुद्र का आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। द्रव्य अपशिष्ट है मल, मूत्र तथा क्षार। आगे चलते हैं। समुद्र का जल स्वाद में खारा होता है। वर्षा की अधिक समय तक अनुपस्थिति से सूखा पड़ जाता है। भूमि का डैश प्रतिशत क्षेत्र महासागरों से घिरा है। तो भूमि का 70% क्षेत्र महासागरों से घिरा है। महासागरों में जल का लगभग 97% जल उपस्थित है। आगे देखते हैं। प्रश्नगा सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जल के बिना जीवन संभव है, गलत। मानव शरीर में 55% जल पाया जाता है, गलत। टमाटर में 95% जल होता है, सही। शरीर की जैविक क्रियाओं में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही। प्रदूषित जल से कई भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, सही। प्रश्न घ सही जोड़े बनाइए। पीने के लिए प्राप्त जल कितना है? पीने के लिए प्राप्त जल हमारे पास लगभग 3% है। समुद्र द्वारा पृथ्वी का घिरा क्षेत्र कितना है? महासागरों में जल कितना है? तथा मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल कितना है? तो बेटा देखते हैं। इसके लिए जल की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कृषि के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। समुद्रों द्वारा पृथ्वी का घिरा क्षेत्र 70% होता है। यहाँ पे आप 79 की जगह 70% कर लीजिए। लगभग 70%। महासागरों में जल की जो मात्रा है वो 97.4% होती है तथा मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल स्वच्छ जल कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न अंघा। तो बेटा आप इसे स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।